हवाई अड्डे अविश्वसनीय रूप से जटिल और चुनौतीपूर्ण बिजनेस हैं, लेकिन कई मामलों में वे ऐसे बिजनेसेस हैं जिनसे अच्छा खासा पैसा कमाया जाता है। काफी एयरपोर्ट सरकारी तौर पे चलाए जाते हैं, मगर फिर भी किसी बिजनेस की तरह ही काम करते हैं। ऐसे बिजनेस जो पब्लिकली ओन्ड हैं। ज्यादातर एयरपोर्ट्स उन पैसेंजर्स द्वारा पैसे कमाते हैं जो अपनी कमर्शियल हवाई यात्रा के लिए आए हैं और उनकी सुविधाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ हवाई अड्डे कार्गो केंद्रित हैं और कार्गो उड़ानों के माध्यम से ही अपने ऑपरेशंस को फंड करते हैं। लेकिन जिन एयरपोर्ट्स के बारे में आपने सबसे अधिक सुना है, जैसे कि लंदन का हीथ्रो एयरपोर्ट, यात्रियों की उड़ान पर लगभग पूरी तरह से निर्भर करता है। हालांकि पैसेंजर एयरक्राफ्ट की बदौलत हीथ्रो द्वारा कार्गो काफी ज्यादा मात्राओं में होता है, लेकिन हीथ्रो से उड़ने वाली कार्गो फ्लाइट्स की मात्रा हीथ्रो से होकर गुजरने वाली दिन की 650 फ्लाइट से काफी कम होती है। वे हर साल उड़ान भरने वाले 7 करोड़ 80 लाख यात्रियों से अपना पैसा कमाते हैं। हीथ्रो दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है, जो कि पूरी तरह से प्राइवेटली ओन्ड है। यूके की सरकार का इसमें कोई हिस्सा नहीं है। शायद इसलिए ये प्रॉफिट के लिए एयरपोर्ट बनाने का बेहतरीन उदाहरण है। हीथ्रो को चलाने के लिए हर साल 1.4 बिलियन डॉलर्स या 11,269 करोड़ रुपए लगते हैं। इसमें इंक्लूडेड है 6,500 कर्मचारियों की सैलरीज, जो कि लगभग 3700 करोड़ रुपए है। अब वैसे तो 76,000 लोग हीथ्रो एयरपोर्ट के अंदर काम करते हैं, मगर उसमें से केवल 6,500 असल में हीथ्रो के लिए काम करते हैं। कंपनी जो हीथ्रो एयरपोर्ट को चलाती है, हीथ्रो एयरपोर्ट होल्डिंग, केवल निरीक्षण और शासन प्रबंध के लिए जिम्मेदार है। हीथ्रो की दीवारों के अंदर सैकड़ों और कंपनियां हैं जो काम कर रही हैं। वो बाकी 70,000 दूसरे लोग एयरलाइंस, बैगेज हैंडलिंग कंपनीज, एयर ट्रैफिक कंट्रोल कंपनीज, बस कंपनीज, कार रेंटल कंपनीज, रेस्टोरेंट्स और बाकी सभी एम्प्लॉयर्स के लिए काम करते हैं। हालांकि एक एयरपोर्ट को चलाने में और भी कीमतें मौजूद हैं। 1757 करोड़ रुपए मेंटेनेंस का, 850 करोड़ रुपए हर साल पानी, बिजली, इंटरनेट, गैस इत्यादि की कॉस्ट भी है। लेकिन हम कुल मिला के ये कह सकते हैं कि ये 1.5 बिलियन डॉलर्स या 11,437 करोड़ रुपए की कॉस्ट दुनिया के छठे सबसे बिजी एयरपोर्ट को चलाने में लग जाती है। ये राशि स्वाजीलैंड के 13 लाख लोगों की आबादी को चलाने से भी ज्यादा है। तो ये इतना पैसा कहां से लाते हैं? अब पर पैसेंजर बेसिस पे हीथ्रो एयरपोर्ट को चलाने में $19 या 1439 रुपए लगते हैं, जिसका मतलब हुआ कि उनको हीथ्रो से गुजरने वाले हर पैसेंजर से कम 1439 रुपए बनाने पड़ेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुछ यात्री दूसरों के मुकाबले ज्यादा लाभदायक होते हैं। विमान से उतरने वाले यानी अराइविंग पैसेंजर ज्यादातर उतरते हैं, कस्टम से निकलते हैं और बिना कुछ खरीदे एयरपोर्ट से रवाना हो जाते हैं, जबकि कनेक्टिंग और विमान में चढ़ने वाले मतलब डिपार्टिंग यात्रियों के पास सामान खरीदने का ज्यादा समय होता है। एक एयरपोर्ट के आर्थिक फायदे के लिए रिटेल बेहद जरूरी है। यही कारण है कि एयरपोर्ट चेक इन और सिक्योरिटी को जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करते हैं, ताकि यात्रियों के पास खरीदारी का ज्यादा से ज्यादा समय हो। हीथ्रो रिटेल से की गई बिक्री के मुनाफे का एक हिस्सा कमाता है। औसतन एयरपोर्ट रेस्टोरेंट्स हर यात्री से 72 रुपए या 95 सेंट्स कमाते हैं। रिटेल स्टोर्स 378 रुपए यानी $5.25, पार्किंग लॉट 155 रुपए लगभग $2, और ऐसे ही दूसरे छोटे छोटे रिटेल रेवेन्यू जैसे कि रेंटल कार और वीआईपी लॉन्जेस से दूसरे 231 रुपए या $3 कमाते हैं। ये अलग है कि हीथ्रो एक एक्सप्रेस ट्रेन भी चलाता है जो एयरपोर्ट से पैडिंगटन स्टेशन लंदन तक जाती है, जो कि हर यात्री पर 165 रुपए या फिर कहें $2.25 कमाती है। सब मिलाकर एयरपोर्ट यात्रियों की खरीदारी से लगभग 1,000 रुपए यानी $13.32 कमाता है। ये कमाई एयरप्लेन की टिकट के ऊपर होती है। और इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि यात्री ये 1,000 रुपए खर्च कर ही रहे हैं, मगर हीथ्रो हर यात्री से 1,000 रुपए कमा रहा है। ये उनका हिस्सा है। असल में हर यात्री के खर्च करने वाले पैसे इससे बहुत ज्यादा हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रिटेल अमाउंट काफी ज्यादा है, और आप सही भी हैं। असल में दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट से ये रिटेल रेवेन्यू सबसे ज्यादा है। तुलना में वॉशिंगटन ड्यूलर एयरपोर्ट हर यात्री से $5.68 या लगभग 400 रुपए कमाता है। वहीं ऑकलैंड एयरपोर्ट $7.71 या 530 रुपए, और पेरिस का चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट हर यात्री पे $10.92 या फिर 800 रुपए कमाता है। हीथ्रो यात्रियों का खर्चा करवाने में माहिर है। वो अलग अलग तरह की ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं ताकि लोग खर्चा ज्यादा करें। जैसे कि टर्मिनल 3 में सिक्योरिटी से गेट पर जाने के लिए यात्रियों को ड्यूटी फ्री से होकर जाना पड़ता है, जो बिक्री को काफी बढ़ा देता है। उसके अलावा हीथ्रो उड़ान से लगभग 1 से 1.5 घंटे पहले फ्लाइट से गेट भी नहीं बताता है। ये यूरोप के एयरपोर्ट्स के लिए आम है, मगर कहीं और के लिए नहीं। इसी वजह से यात्री बीच के हिस्से में इंतजार करते हैं, जहां सभी दुकानें और रेस्टोरेंट्स होते हैं, जब तक कि उनकी उड़ान का वक्त पास ना हो। इसलिए उनके पास इन दुकानों को देखने का ज्यादा समय होता है।
क्योंकि हीथ्रो उन एयरपोर्ट्स में से है जो सभी 6 बसे हुए कॉन्टिनेंट्स के लिए नॉन स्टॉप सेवा देता है, इसलिए वो लंबी फ्लाइट्स की सर्विस देने पे फोकस करता है। ये उड़ानें सबसे अमीर पैसेंजर्स को लेके जाती है। दुनिया भर के यात्री औसतन 2 घंटा और 17 मिनट पहले अपनी उड़ान के लिए एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं, लेकिन हीथ्रो के पैसेंजर्स 2 घंटा 51 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। इसका मतलब है कि उनके पास खरीदारी का और ज्यादा समय है। जैसे कि कहा गया है, एयरपोर्ट्स को हर यात्री पे $19 या 1400 रुपए बनाने पड़ते हैं और रिटेल केवल $13 या 1000 रुपए ही बना पाता है। बाकी की बची हुई राशि आती है उड़ानों से। हर जहाज जो कि हीथ्रो पर लैंड करता है उसे औसतन $9,500 या 7,20,000 रुपए देने पड़ते हैं। ये मूल्य एयरक्राफ्ट के हिसाब से बदलता है। एक 76 सीट का फ्लाई-बी-8 345 सीटों वाले ब्रिटिश एयरवेज 747 की जितनी राशि नहीं दे रहा, मगर $9,500 हीथ्रो पर आने का एक औसतन मूल्य है, जो गेट स्पेस, एरिया में चेक इन और रनवे के टाइम जैसी चीजों के लिए भुगतान भी करता है। एयरपोर्ट हर एयरक्राफ्ट से हर लैंडिंग के लिए एक निर्धारित रकम वसूलती है। एक छोटे बॉम्बार्डियर -8 से $999 या 76,000 रुपए, वहीं बड़े 747 से $11,600 या लगभग 9 लाख रुपए। उड़ान प्रस्थान यानी डिपार्चर के वक्त भी एयरलाइंस को भुगतान करना पड़ता है, इस बार हर यात्री के हिसाब से। प्रत्येक यात्री के लिए जो यूरोप के बाहर सफर कर रहा है, उसके लिए एयरलाइन से $58 या 4400 रुपए चार्ज किया जाता है, लेकिन ये चार्ज घट जाएगा अगर यात्री बजाय हीथ्रो से शुरू होने वाली फ्लाइट के एक कनेक्टिंग फ्लाइट ले रहा है, या फिर यदि विमान एक गेट की बजाय एक रिमोट स्टैंड पर खड़ा है। कुल मिलाके उदाहरण के लिए अगर एक पूरी तरह से भरे हुए 76 सीटर फ्लाई-बी-एडिनबर्ग के लिए एक डोमेस्टिक रूट पर उड़ान भरता है, तो इसकी पूरी यात्रा अराइवल और डिपार्चर के लिए $2,400 या 1,80,000 रुपए का शुल्क लिया जाएगा, जबकि एक ब्रिटिश एयरवेज 747 के लिए न्यूयॉर्क तक की एक लंबी दौड़ के मार्ग का शुल्क $31,700 या 24 लाख रुपए होगा। वास्तव में हीथ्रो की कई एयरलाइंस का एयरपोर्ट के साथ समझौता है जो उनकी लागत को कम कर देता है। इसका मतलब है कि उन अंकों के हिसाब से हीथ्रो को औसतन हर यात्री के टिकट पे $29 या लगभग 2,000 रुपए मिलते हैं। अब हम देख सकते हैं कि हीथ्रो जितना एयरपोर्ट को चलाने पे खर्च करता है, उससे कहीं ज्यादा कमा लेता है। कंपनी ज्यादातर इस फायदे को पुराने प्रोजेक्ट से कर्जों को भुगतान करने के लिए और टैक्सेस भरने के लिए इस्तेमाल करती है, तो अंत में वो हर यात्री पे केवल $8.2 यानी 600 रुपए ही कमा रहा है। लेकिन इन संख्याओं का मतलब ये भी है कि डिजाइन के अनुसार हीथ्रो लंबी दौड़ वाली उड़ानों को आकर्षित करता है। ये एयरपोर्ट्स अभी क्षमता पे चल रहा है। ये एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 657 फ्लाइट्स उड़ा सकते हैं और अभी उनके पास 650 फ्लाइट्स हैं। उनके पास अब और क्षमता नहीं है, जिसका मतलब है उनके लिए आर्थिक रूप से विकसित होने का इकलौता तरीका बड़े जहाजों को लाना है। एक 76 सीटर फ्लाई-बी-8 रनवे पे उतना ही समय लेता है जितना कि कोई दूसरी 345 सीटर वाला ब्रिटिश एयरवेज 747। वैसे एयरपोर्ट्स उस 747 से कहीं ज्यादा पैसे बना सकता है। इसीलिए इस बात में कोई संदेह नहीं है कि क्यों हीथ्रो उस देश से इतनी बुरी तरह से कनेक्टेड है जिसमें वो खुद है, मतलब कि यूके से। हीथ्रो एयरपोर्ट में यूके के केवल 8 एयरपोर्ट्स के लिए फ्लाइट्स हैं, जिसका मतलब है एयरपोर्ट से यूके के लिए उतनी ही डेस्टिनेशंस हैं जितनी की चाइना के लिए। वहीं एम्स्टर्डम के एयरपोर्ट श्रीफॉल जो कि नेदरलैंड्स में है, वहां से यूके की 25 डेस्टिनेशंस के लिए फ्लाइट्स हैं। इसका मतलब है ज्यादातर जनसंख्या जो कि यूके के अंदर रहती है, उनके लिए एम्स्टर्डम से होकर कहीं जाना ज्यादा आसान है अपने देश के एयरपोर्ट से जाने के मुकाबले। असल में हीथ्रो एक कमर्शियल कंपनी है। हालांकि ज्यादातर ब्रिटेन की निवासी अपने सबसे बड़े एयरपोर्ट के लिए डोमेस्टिक फ्लाइट्स में बढ़ोतरी देखना चाहते हैं, मगर हीथ्रो के लिए महंगी और लंबी फ्लाइट्स की जगह छोटी और सस्ती फ्लाइट्स उड़ाने में कोई फायदा नहीं है। ये केवल एयरपोर्ट्स के लिए ही कम उत्पादक नहीं है, बल्कि यात्रियों के लिए भी ज्यादा महंगा है दूसरे छोटे एयरपोर्ट्स के मुकाबले। और हर एयरपोर्ट हीथ्रो की तरह नहीं होता। हर एयरपोर्ट एक कमर्शियल कंपनी नहीं होती। ये इसलिए क्योंकि अगर एयरपोर्ट्स को उसी तरह चलाया जाए जैसे कि जनता चाहती है, तो इसका परिणाम बिजनेस के लिए अच्छा नहीं होगा। दुनिया भर के 2/3 एयरपोर्ट्स अपना पैसा खोते हैं, ज्यादातर क्योंकि उन्हें सरकार चलाती है और वो पैसा बनाने पर केंद्रित नहीं है। यूएस वो देश है जिसने एयरपोर्ट्स को अभी तक प्राइवेटाइज नहीं किया है यूके की तरह। यूएस में केवल एक प्राइवेट एयरपोर्ट है जो कि कमर्शियल पैसेंजर फ्लाइट्स को चलाता है, वो है ब्रैंसन एयरपोर्ट जो कि साउथ मिजोरी में स्थित है। हीथ्रो के मुकाबले ब्रैंसन पैसे खो रहा है और कई सालों से उड़ान भरने वाली एयरलाइंस को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। ब्रैंसन यूएस में कमर्शियल फ्लाइट्स का इकलौता प्रयास नहीं था। नेशनल एक्सप्रेस, एक यूके बेस्ड ट्रांसपोर्ट कंपनी ने सन 2000 में न्यूयॉर्क शहर से 100 किलोमीटर उत्तर में न्यूबर्ग एयरपोर्ट को टेक ओवर कर लिया था, लेकिन ये भी विफल रहा और उस कंपनी को सरकार को एयरपोर्ट वापस बेचना पड़ा। यूएस और यूके में एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन में फर्क ये है कि यूएस में छोटे एयरपोर्ट्स प्राइवेट हुए, जबकि यूके में सबसे बड़े एयरपोर्ट्स प्राइवेट हुए।
यूके में 15 में से 10 व्यस्त एयरपोर्ट्स प्राइवेट हैं और चलाए जाते हैं। इस बीच देश के 15 सबसे कम व्यस्त एयरपोर्ट्स में से केवल 4 ही प्राइवेटली ओन हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि छोटे एयरपोर्ट्स पैसे नहीं बना पाते और ये सुनिश्चित करने के लिए कि उन एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट्स आती रहें, सरकार इन एयरपोर्ट्स को एक तरीके की सब्सिडी देती है। इन मामलों में जितना खर्चा एयरपोर्ट्स को चलाने में लगता है वो उससे कम एयरलाइन से चार्ज कर रहे हैं ताकि वो अपने एयरपोर्ट्स को एयरलाइंस के लिए आकर्षक बनाए रखें। शहर, कस्बे और राज्य सरकार ऐसा करने को तैयार है क्योंकि वो एयर सर्विसेज को आर्थिक बढ़ोतरी का प्रोत्साहक मानती है। प्राइवेट और पब्लिक एयरपोर्ट्स ओनरशिप के फायदों पर चर्चा हो सकती है, मगर पब्लिकली ओन एयरपोर्ट्स के समर्थक तर्क देंगे कि वे बुनियादी ढांचे के एक आवश्यक टुकड़े हैं, जबकि हवाई अड्डे के प्राइवेटाइजेशन के समर्थक तर्क देंगे कि कमर्शियल ओनरशिप से कम लागत और बेहतर सर्विस दी जा सकती है। यहाँ तक कि यूके में भी लोगों का दो तरह से मानना है कि क्या एयरपोर्ट्स पब्लिक होने चाहिए या प्राइवेट। ये बात पक्की है कि एयरपोर्ट चलाना भले ही पब्लिक या प्राइवेट आसान नहीं है। खास बात यह है कि सिर्फ कुछ 100 फ्लाइट्स के उड़ने से हीथ्रो के अरबों रुपए का बिजनेस दौड़ रहा है और ये उतनी ही अद्भुत चीज है जितने की प्लेन्स खुद होते हैं।